क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक आयताकार बाग हमें दिया हुआ है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमें पता है कि आयताकार बाग किस तरह का होगा, आयत की तरह का होगा। तो मैंने एक आयत मान लिया, उसमें इसकी लंबाई को क्या मान लिया मैंने L और इसकी चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने Y। ठीक है, तो मैंने माना आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई एक ही लाइन में लिखना है तो एक ही लाइन में लिखे, अलग अलग लिखना है दो लाइन में लिखे कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो मैंने एक ही लाइन में लिखा है, तो इसके लिए क्रमशः शब्द जो है इसका योग करना पड़ेगा प्रयोग। ठीक है, पहले लंबाई लिखेंगे, पहले लंबाई की वैल्यू, बाद में चौड़ाई, तो बाद में चौड़ाई की वैल्यू। आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y मीटर है। मैंने लंबाई को क्या मान लिया x और चौड़ाई को क्या मान लिया y। और अगर आप दोनों डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम में ही दिख जाएगा एग्जाम में, या जो भी कॉपी चेक करेगा उसको ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं, यहीं से दिख जाएगा कि आपने लंबाई मान लिया x और चौड़ाई मान लिया y। तो उसके बाद कहते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली शर्त है, हमारी पहली शर्त कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इन दोनों में कितने का फर्क होगा, अगर ये 6 होगा तो कितना होगा 2 होगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। यानी हमेशा ये इससे कितना ज्यादा रहेगा, इससे x कितना ज्यादा रहेगा, 4 ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो x - 4 बराबर y बराबर 4। या फिर इस तरह भी लिख सकते थे, x बराबर y, दोनों को बराबर करने के लिए ये 4 क्या है ज्यादा है, ये 4 क्या है y से ज्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, जो कम होता है उसी में तो जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे, फिर ये y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट समीकरण लिख दिया है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे होगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त में क्या करें, दूसरी जो शर्त है उसमें कह रहा है कि अर्ध परिमाप जो होगा इसका वो क्या होगा 36 के बराबर होगा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी इसका अर्ध परिमाप जो भी इसका जो भी परिमाप निकलेगा उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो इसका परिमाप सब लोग पढ़ चुके हैं, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब इसकी पूरी लंबाई, इस पूरे आयत की लंबाई। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। इसका क्या होता है, बचपन से या क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि आयत की जो आयत का जो परिमाप होता है वो 2l + b होता है। तो l क्या है यहाँ पे x है, b क्या है यहाँ पे y है। ये इसका क्या हो गया पूरा परिमाप। अर्ध परिमाप करना है तो किससे भाग देना पड़ेगा 2 से। वही चीज मैंने यहाँ किया है, 2 यानी 2x + y/2 अर्ध परिमाप हो गया। ये पूरा क्या था परिमाप था, 2 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया x + y बराबर 36। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आ गए, इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं कि x और y के कोफिशिएंट को दोनों समीकरण में चाहे तो x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, चाहे y के कोफिशिएंट को बराबर करके एक या तो जोड़ देंगे या तो माइनस कर देंगे। मतलब एक को काटना रहता है, या तो y को काट दो या तो x को काट दो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो दोनों के बराबर है, x में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो चाहे हम लोग x को काटना है तो हम लोगों को समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस होकर जुड़ जाएंगे। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस हो, जो प्लस माइनस हो उसी को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वही कट जाएगा। डायरेक्ट जोड़ना ज्यादा आसान होता है, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, दोनों आपस में कट जाएगा, तो x वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। आप लोग घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो y की वैल्यू आएगी पहले। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा, जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे x + x 2x। 36 में 4 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। और इसी तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। चाहे समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो 20 - y बराबर 4। तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू 20 में से 4 गया, यानी 4 में से 20 गया -16। और यहाँ पे -16 माइनस पहले लगाए, माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 मीटर। ठीक है, और चाहो तो x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। यहाँ पे रख के कितना 20 + y बराबर 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 - 20। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 16। तो
तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग चाहे इक्वेशन 1 में रखें y की वैल्यू, चाहे इक्वेशन 2 में रखें x की वैल्यू, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमेशा क्या आएगा हमारा दोनों वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ से y निकाले चाहे यहाँ से y निकाले। तो इसके बाद हम सिर्फ ये डायरेक्ट हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ पे छोड़ दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः बाग की लंबाई जो भी आई कितनी आई 20 मीटर और बाग की चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर, तो 16 मीटर हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें एक एग्जाम्पल देना है। इस समीकरण को एक ऐसा एग्जाम्पल दो, इस समीकरण के साथ एक ऐसे समीकरण का एग्जाम्पल दो कि उन दोनों का जो युग्म बनेगा, पेयर बनेगा, वो मिलके क्या हो आपस में जाके बाद में उन दोनों का जो आलेख वो क्या हो आपस में जाके बाद में कटे। जब हम लोग आलेख बनाए तो वो क्या जाके बाद में कटे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रतिच्छेद के लिए जाके कटे। हमें एक ऐसे समीकरण देना है इसके साथ जो कि दूसरे समीकरण से आपस में वो इन दोनों का जो आलेख बने, वो दोनों आलेख जो आपस में क्या करें काटे। काटे का मतलब कि प्रतिच्छेद करे। मान लो कोई दूसरा समीकरण यहाँ पे बन गया, इन दोनों का जो आलेख बने वो क्या करे आपस में प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद के लिए हमें प्रतिच्छेद की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। और c1/c2 की इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही बराबर नहीं है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से चेक देखते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 2 और b1 की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पे उठा के रख देंगे, a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग a2 को इधर लेके चले जाए और 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कोई मसला है नहीं, मसला है, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो 3 को इधर ले आएंगे, a2 को इधर ले आएंगे। इसका मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल टू a2/b2, यानी a2 की जगह पे हम लोग कभी 2 नहीं रख सकते, ठीक है, और b2 की जगह पे कभी 2, 3 नहीं रख सकते, ठीक है। या इसके अलावा हम लोग इसके मल्टीपल में नहीं लिख सकते। मान लीजिए हमने इन दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 4/6, ये बाद में कट के 2/3 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी ना तो 2/3 आए ना तो 2/3 के मल्टीपल का आए, ठीक है, दोनों के मल्टीपल का भी नहीं आना चाहिए। मतलब कि हम लोग इस पूरे को 2 से गुणा करते, यानी अगर ऊपर 4 हो लेकिन नीचे 5 हो, ऊपर 4 हो लेकिन नीचे 5 हो, तो ये इसके मल्टीपल का है नहीं है ना। अगर हम इसको काटेंगे तो 2/3 कभी नहीं आएगा, तो ये लिख सकते हैं 4 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 5 और 7 लिख सकते हैं, इसी तरह 3 और 7 लिख सकते हैं। काटने के बाद 2 और 3 ना है, क्या क्या नहीं लिख सकते बता दो। 4/6 नहीं लिख सकते, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 6/9 नहीं लिख सकते। इसी तरह कोई भी ऐसा परिमेय संख्या नहीं लिख सकते जिसको काटने के बाद उसकी वैल्यू क्या है 2/3 आए, ऐसी वैल्यू नहीं लिख सकते। तो हम लोगों को जो है ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी है कि इन दोनों को काटने के बाद 2/3 है या 2 और 3 के बराबर है, a2 और b2। तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट उल्टा कर दिया, इसको 3 मान दिया, इसको 2 मान दिया, ठीक है। तो अब इसको चेक करो, 3/2 को कभी काटेंगे तो 2/3 के बराबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया। अब सी से मतलब नहीं तो सी पे आप लोग कुछ भी लिख दे, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे सी की जगह पे। और 5/7 भी नहीं होगा तो 5 और 7 भी ले लिया, इसकी जगह पे माइनस लगा सकते थे, यहाँ प्लस लगा सकते थे, जो मन करे वो लिख सकते हैं। बस इसकी जगह पे a2 की जगह पे 2 और b2 की जगह पे 3 नहीं आना चाहिए, और इसके मल्टीपल का भी नहीं आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब बता दिया हूँ कि काटने और पीटने के बाद 2/3 ना आए। उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट अगर समझ में आ गया तो सेकंड और थर्ड भी इसी तरह हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि समांतर रेखा, समांतर रेखा सबका कंडीशन आपको पता होना चाहिए। बस कंडीशन क्या होगा समांतर रेखा के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें इसमें भी c1 और c2 से मतलब नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब c1 और c2 जो, तो हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी हमें डायरेक्ट अगर हम लोग लिखना चाहे इस समीकरण का दूसरा ऐसा समीकरण जो इसके समांतर आएगा, तो डायरेक्ट
ये और ये बराबर होगा तो डायरेक्ट 2 की जगह पे 2 लिख दे। ये तो हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 3y माइनस का 8 हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्योंकि हमें पता है ये और ये बराबर होना चाहिए तो हम 2 की जगह पे 2 लिख देंगे, 3 की जगह पे 3 लिख देंगे, और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए तो 8 की जगह पे कुछ और लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 11 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, जो मन करे वो लिख दें, ठीक है। या फिर इसके मल्टीपल का लिख दें, यानी 2 की जगह पे 4 लिख दें, 2 से गुणा कर दे 2 को तो 4 हो जाएगा, 3 को गुणा करें 6 से, तो इन दोनों को जब काटेंगे तो 2/4 बराबर 3/6 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो भी 1/2, ठीक है। तो यही आसान है कि यही लिख दो क्योंकि हमें C1 और C2 को बराबर नहीं करना है, तो जो दिया है वही लिख के C1 की जगह पे C2 की जगह पे कुछ और लिख देते हैं उठा के। इसी तरह थर्ड पार्ट में तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों बराबर होने के लिए क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया है उसमें किसी भी एक नंबर से गुणा कर देंगे, उसके मल्टीपल पे लिख देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो हमारा समीकरण था। तो इसमें चाहे 2 से गुणा करो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, और आंसर लिख दो, ठीक है। तो 2 से गुणा करके ये आएगा, 3 से गुणा करके ये आएगा, आपको चाहे 10 से गुणा करें तो डायरेक्ट 20x प्लस 30y माइनस 80 बराबर 0। ये भी एक समीकरण हो गया जो कि इस वाले समीकरण का क्या है, जब इन दोनों का हम लोग रैखिक क्या बोले खींचेंगे, आलेख खींचेंगे तो वो आपस में दोनों लाइन, दोनों का जो आलेख आएगा वो क्या आएगा, समांतर रेखा आएगा। नहीं, इसमें क्या आएगा, समांतर रेखा तो ऊपर वाले भाग, इसमें क्या आएगा, संपाती आएगा। संपाती मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। इसमें क्या आएगा, दोनों लाइन, ये वाली लाइन और जो दूसरी लाइन का जो भी मैंने ये तीनों एग्जांपल दिया है, क्या आएंगे आपस में हमेशा समांतर आएंगे, ठीक है ना। समांतर मतलब ये कभी कटेगा नहीं ग्राफ पे। अब इसमें क्या आएगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्या करना है, 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण का ग्राफ आप लोग खींच सकते हैं। दोनों का ग्राफ जब खींचेंगे, मान लीजिए कि हमारा ग्राफ खींचा हमने, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ठीक है। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो ये हल तो हमें पता चल जाता है, जहां पे इंटरसेक्ट करे उसकी वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी। कैसे, हम लोग जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो यहाँ से लंब खींचेंगे y एक्सिस पे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, x पे खींचेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो x, y तो हमें हल तो पता चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे कह रहा है x एक्सिस से, x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का हमें निर्देशांक बताना है। निर्देशांक मतलब त्रिभुज के कितने कोने होते हैं, 1, 2 और कितने शीर्ष होते हैं, 3। तो पहले का तो हम हल जो जहां पे काटेगा वहां से निकाल लेंगे निर्देशांक, और दूसरे और तीसरे का भी तो निर्देशांक ग्राफ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। जहां भी x एक्सिस पे काटेगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, मान लो x1 हो गया, और यहाँ पे y तो 0 रहेगा, यहाँ भी y 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन वो x2 जो होगा वो निगेटिव में आएगा, जो भी आएगा वो लिख सकते हैं। हो सकता है पॉजिटिव में आएगा, उधर काटेगा तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है x2 निगेटिव में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग अब कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों की एक्सरसाइज अब आज खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।